डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केमिस्ट्री का हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री से बात करूं तो मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या डिग्री फर्स्ट ईयर या फार्म डी इन सभी में चलता है। और आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लगभग केमिस्ट्री कंप्लीट होने को आई, मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुका हूं। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरे वीडियो एक साथ खुल जाएंगे। इसके साथ मैंने लिमिट टेस्ट की स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है, जो जब बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको वहां क्लिक करेंगे तो सारे लिमिट टेस्ट एक साथ खुल जाएंगे। तो आप लोगों को जो वीडियो देखना है, इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर और बायोकेमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट लगी हुई है। यदि आपने वो चीज नहीं देखी तो आप वो जरूर देखिएगा। साथ में एक चीज और बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो क्या करें, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। अलर्ट पाने के लिए बेल आइकन को इनेबल जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे केमिस्ट्री का ही टॉपिक, एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है और एंटीडोट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उसका आंसर आपको कैसा लिखना चाहिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जनरली फार्मासिस्ट एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, डीसीओ एग्जाम और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज। क्योंकि एंटीडोट एक ऐसा टॉपिक है लगभग हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मींस यहाँ पे आज ये वाला वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आप कॉपी और पेन लिख बैठ जाएं ताकि पूरे आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन एंटीडोट। ओके, एंटीडोट किसको कहते हैं, डेफिनेशन कहेंगे तो विच एजेंट टू काउंटर एक्ट द पॉइजन, मतलब पॉइजन को जो काउंटर एक्ट करते हैं उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। ओके, एंटीडोट का अब अपन बात करें, ये तो होगी डेफिनेशन, कोई सा भी ऐसा एजेंट जो पॉइजन को काउंटर एक्ट करे, पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दे, पॉइजन का इफेक्ट कम कर दे, जीरो कर दे, उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में पहला हमारा एंटीडोट आता है कौन सा, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का मतलब वो हमारे बॉडी में फिजियोलॉजी चेंज कर दे, जैसे मींस काउंटर एक्ट इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट। कोई दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चेंज कर दे तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। एग्जांपल के तौर पे हम सोडियम नाइट्राइड का एग्जांपल लेते हैं, जो हीमोग्लोबिन को के साथ रिएक्शन करके मेथ हीमोग्लोबिन बना देता है। तो यहाँ पे ये चीज किसका हो गया एग्जांपल। इसका डिटेल पार्ट अपन साइनाइड पॉइजनिंग में पढ़ेंगे, जो इसी का पार्ट रहेगा, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, सेकंड पार्ट, जो दैट इज केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट का मतलब समझना फ्रेंड्स, यहाँ पे चेंज केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन, मतलब जो पॉइजन है उसका केमिकल नेचर चेंज कर देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल एंटीडोट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो जनरली क्वेश्चन आता है, वो कौन सा देखिएगा, सोडियम पहला इसका एग्जाम्पल है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है और थायोसाइनेट फॉर्म बना देता है। साइनाइड क्या है, यहाँ पे पॉइजन है, पॉइजन के साथ में रिएक्शन करता है कौन, सोडियम थायोसल्फेट, और थायोसाइनेट बनता है जो नोट पॉइजन, मतलब पॉइजन नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, या यूं कहूंगा नॉन टॉक्सिक है। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी कौन सा, इसका मतलब साइनाइड का केमिकल एंटीडोट क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल बात करेंगे, देखिएगा सोडियम या कैल्शियम इडेटेड, मतलब ईडीटी वाला पार्ट करेंगे, ईडीटी सॉल्ट लेते हैं, वहां पे हेवी मेटल के साथ रिएक्शन करता है और चिलेशन करता है, चिलेट फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को हम चिलेशन बोलते हैं, या यूं कहूंगा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको जाके पकड़ लेता है और वो उसको आगे की फर्दर रिएक्शन नहीं करने देता, जो पॉइजनिंग वाली रिएक्शन होती है। ओके,
तो जब भी मान हेवी मेटल की बात करें तो आपको ईडीटीए वाला याद रखना, ईडीटीए का मतलब ईडीटीए वाला चीज याद रखना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कौन सा, एंटा एसिड। एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मींस किसी पर्सन ने एज ए कोरोसिव ले लिया, बहुत खतरनाक होगा, एसिड पी लिया, तो हम उसको क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटा एसिड देंगे, वहां अंदर जाके एसिड बेस रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। यदि किसी ने अगेन एल्किली एज ए पॉइजन ले लिया तो उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दैट इज द फोर्थ वन, लेमन जूस पिलाएंगे। लेमन जूस में आपको पता होगा सिट्रिक एसिड होता है, ओके। और या डाइल्यूटेड विनेगर, विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, वो एल्किली के साथ रिएक्शन करेगा और अगेन वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो ये चीज हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट दैट इज आयरन सॉल्ट की। यदि आयरन सॉल्ट एज ए पॉइजन है तो आप क्या करेंगे, हम उसको क्या देंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, डैश फेरोक्सामीन एक कंपाउंड होता है, एक ड्रग होता है, उसको दिया जाता है जो चिलेशन प्रोसेस से आयरन को पकड़ लेता है, और आयरन को पकड़ लेता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता, आगे प्रोसेस नहीं करने देता। यहाँ पे आयरन एज ए पॉइजन है, कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट आता है कौन सा, सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज पेनिसिलामीन। पेनिसिलामीन किसको एज ए ड्रग दिया जाता है, किसकी पॉइजनिंग में, कॉपर सॉल्ट यदि पॉइजन हो या लेड सॉल्ट पॉइजन हो, तो लेड और कॉपर दोनों का ये क्या करता है, चिलेशन कर लेता है, उसको जाके पकड़ लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, चिलेट बना लेता है, जिसकी वजह से लेड और कॉपर दोनों को उसकी काउंट्रैक्ट कर लेता है, ओके। फिर नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट आता है कौन सा, डाइमर कैप्रोल, जो इसको बाल बोलते हैं, BAL बाल। ये मरकरी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है चिलेशन प्रोसेस से, मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से अगेन ये न्यूट्रलाइज होता है। कीप इन माइंड, यहां पे हमें ध्यान रखना है, ये तीन पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से वाले, डेस्फेरोक्सामीन, डेस्फेरोक्सामीन किसके लिए, आयरन सॉल्ट के लिए, पेनिसिलामीन किसके लिए, कॉपर सॉल्ट एंड लेड सॉल्ट के लिए, और डाइमर कैप्रोल किसके लिए, जिसको बाल भी बोलते हैं, मरकरी सॉल्ट के लिए। ये पे सभी पे तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है फार्मासिस्ट एग्जाम में, ओके। फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डेस्फेरोक्सामीन किसके लिए एज ए एंटीडोट यूज किया जाता है, तो हमें याद रखना आयरन या Fe। और यदि क्वेश्चन दूसरा पूछा गया पेनिसिलामीन एंटीडोट किसके लिए है, कॉपर के लिए या लेड सॉल्ट के लिए, और उसी तरह से डाइमर कैप्रोल किसके लिए है, मरकरी के लिए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको घुमा के कि मरकरी के लिए एज ए एंटीडोट कौन सा यूज करेंगे, तो हमें याद रखना है डाइमर कैप्रोल, ओके। तो ये चीज तीनों पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, मैकेनिकल एंटीडोट। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट हो गया मैकेनिकल, पहला हमारा फिजियोलॉजिकल था, दूसरा केमिकल हो गया, अब आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल एंटीडोट को हमारी डेफिनेशन कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, मतलब जो पॉइजन ले लिया किसी पेशेंट ने एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, व्हाटएवर कंडीशन हो, वो पॉइजन ले तो लिया लेकिन अब उसका एब्जॉर्प्शन हमें रोकना है, उस एब्जॉर्प्शन को रोक देगा ऐसा जो एंटीडोट होगा, हम उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल एंटीडोट कहेंगे, ओके। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल बात करेंगे, पहला एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि हम एक्टिवेटेड का मतलब हाई टेम्परेचर पे ब्लैक कलर का जो होता है उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, और वो पोरस नेचर का होता है। ये पोरस नेचर का इसका सॉल्यूशन सस्पेंशन टाइप का जो होता है, उस सस्पेंशन टाइप को हम पेशेंट को पिला देते हैं। वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, पेशेंट को जैसे ही अंदर जीआईटी में गया, सपोज ये जीआईटी में चला गया, पॉइजन इसके ऊपर आके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उस पॉइजन का अंदर की तरफ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एज ए मैकेनिकल एंटीडोट कहलाता। मीन
मींस एडजॉर्ब पॉइजन बिफोर एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, मतलब जीआईटी को एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है उस पॉइजन को और वो बाहर निकल जाता है। मींस यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, मैकेनिकल तौर पे उसको बाहर निकाल रहा है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा, उसके साथ में ही चिपका के उसको बाहर निकाल रहा है, एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से रोक रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉपर सल्फेट, थर्ड पॉइंट मैग्नीशियम सल्फेट एंड फोर्थ पॉइंट कौन सा, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये तीनों के तीनों यहाँ पे तीन कंपाउंड लिखे मैंने, अगेन कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये तीनों की नेचर क्या होती है, ये पॉइजन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जो सॉल्यूशन फॉर्म में है उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, इनसोल्यूबल फॉर्म में बना देते हैं। इनसोल्यूबल फॉर्म में बन गया क्योंकि कोई सा भी ड्रग हो या मॉलिक्यूल हो या पॉइजन हो, वो एब्जॉर्ब होने के लिए वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो पॉइजन था, उस पॉइजन को क्या किया इसने, प्रेसिपिटेट कर दिया, प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉइजन एज ए इनसोल्यूबल सॉल्ट। वो सोल्यूबल ही नहीं रहा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इस तरह से मैकेनिकल में याद रखिएगा, यहाँ पे ये सॉल्ट एज वेल एज एक्टिवेटेड चारकोल, ये सारे के सारे मैकेनिकल में है। कीप इन माइंड, तीन तरह के एग्जांपल हो गए, सॉरी तीन तरह के टाइप्स हो गए एंटीडोट्स, पहला फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट एंड मैकेनिकल एंटीडोट। ये हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटीडोट एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। तो जो मैंने जितना बताया है वो जितना एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा लिखना है। मींस पहला डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, साथ में उसका एग्जांपल जरूर लिखिएगा। और सेम आता है केमिकल एंटीडोट पे। केमिकल एंटीडोट पे बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा गया, मैंने बता दिए तीन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डेस्फेरोक्सामिन, पेनिसिलामिन एंड डाइमरकैप्रोल। और उसके बाद में मैकेनिकल एंटीडोट जो एक्टिवेटेड चारकोल पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल पे, ये भी जीपेट पे क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको याद रखना है जीपेट पे एक्टिवेटेड चारकोल एज ए मैकेनिकल एंटीडोट की तरह काम करता है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंटीडोट के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। इसको आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आज सच लिखेंगे विद डिस्क्रिप्शन, जो मैंने समझाया है वो भी आपको लिखना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे साइनाइड पॉइजनिंग की। एंटीडोट हमने कंप्लीटली देख लिया है, उसके डिफरेंट टाइप्स देख लिए, ये चीज हो गया। अब अपन एंटीडोट का ही पार्ट है साइनाइड पॉइजनिंग। ओके, साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है, किसकी वजह से होता है और इस पे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं अपन। तो देखिएगा, मेनली जो साइनाइड पॉइजनिंग है साइनाइड आयन की वजह से होता है। जो साइनाइड आयन होता है वो साइनाइड आयन हम बॉडी में किस किस सोर्स से जा सकता है वो बात कर रहे हैं, मीन सोर्स ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। ओके, या किस वजह से हो सकता है, कौन से टॉपिक की बात पढ़ रहे हैं अपन, एंटीडोट की। ओके, तो यहाँ पे पहला एक तो तरीका हो सकता है सूंघने से, मतलब इनहेलेशन की वजह से हो सकता है। इनहेलेशन में एक ही कंपाउंड है, दैट इज हाइड्रोसाइनेमिक एसिड। हाइड्रोसाइनेमिक एसिड इनहेलेशन के द्वारा चला जाता है, क्या होता है, साइनाइड आयन अंदर चला जाता है। वो साइनाइड आयन अंदर जाके क्या करता है अपन बाद में देखेंगे। दूसरा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब हम खाने के तौर पे किसी भी तरीके से अंदर बॉडी में चला जाता है, जीआईटी के थ्रू बॉडी में चला जाता है। कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है, वो साइनेमाइड हो सकता है पहला, पीच हो सकता है दूसरा, साइनोजन क्लोराइड हो सकता है तीसरा, एप्रिकोट से हो मिल सकता है साइनाइड नेक्स्ट, चॉकबेरी सीड से भी साइनाइड के तो आयन मिलता है, बिटर आलमंड से भी साइनाइड मिलता है, नेक्स्ट फोटोग्राफी केमिकल से में भी साइनाइड होता है, नेक्स्ट
और सिल्वर पॉलिश में भी साइनाइड होता है। इस तरह से साइनाइड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। साइनाइड सॉल्ट फॉर्म में भी होगा, सॉल्ट फॉर्म में भी होगा, जो जनरली पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के तौर पे होता है। ओके, ये तो पूरा सोर्स हो गया साइनाइड का, किस किस तरह से साइनाइड बॉडी में जा सकता है। अब बेसिकली जनरली आपने सुना होगा कि साइनाइड से इमीडिएटली डेथ हो जाती है, साइनाइड की वजह से क्या होता है, पेशेंट मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, वो अपन देखते हैं। तो देखिएगा, मैकेनिज्म एंड सिम्टम्स की अपन बात कर रहे हैं। बेसिकली यदि आपको पता है, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में मैं लेके चलूंगा तो आपको पता होगा, हम ग्लूकोज खाना खाते हैं, ग्लूकोज अंदर जाता है, ग्लूकोज का हर सेल में उसका क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया। शायद आपको थोड़ा सा पता होगा, जिसमें NADH2 NADPH2 इस तरह का जो मॉलिक्यूल बनते हैं, उनसे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। हम एक NADH2 या NADPH2 के बराबर 3 ATP पढ़ते थे। वो ATP कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसको हम ETS भी बोलते हैं। वहां पे एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। उस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन Fe+3 के फॉर्म में रहता है। वो क्या, अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या काम करता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, ये NADH2 या NADPH2 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के थ्रू ETS में क्या करता है, एनर्जी बनाता है ATP के फॉर्म में। और जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन बॉडी में सांस के थ्रू लेते हैं, मींस रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आया है, वो ऑक्सीजन यहाँ इस वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, जो हम ऑक्सीजन बॉडी में लेते हैं, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है सेल की, और वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है। वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, यहां से हाइड्रोजन लेता है और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, जो इसमें एनर्जी बिल्डअप थी वो ATP के फॉर्म में एनर्जी बना देता है। इस रिएक्शन को या इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग की। बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग, जैसे ही साइनाइड सेल के अंदर पहुंचा, वो सेल के अंदर क्या करता है, बाइंड करता है। साइनाइड किसको बाइंड करता है, Fe+3 आयन को बाइंड करता है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को बंद कर देता है, पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ठप हो गया, इसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन बंद हो गया। सेलुलर रेस्पिरेशन बंद हो गया, इसका मतलब सेल डेथ हो गई। सेल डेथ हो गई, इसका मतलब टिश्यू डेथ हो गई। टिश्यू डेथ हो गई, इसका मतलब ऑर्गन डेथ हो गई। ऑर्गन डेथ हो गई, इसका मतलब टिश्यू डेथ हो गई। सिस्टम डेथ हो गई, सिस्टम का मतलब ह्यूमन बीइंग चला गया। क्लियर? इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहां पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के Fe+3 फेरिक आयन को पकड़ता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और ये कितनी, लगभग 300 mg पोटेशियम साइनाइड सफिशिएंट रहता है। ये पोटेशियम 300 mg पोटेशियम साइनाइड यदि किसी पर्सन को दे देंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। उसमें सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले उसमें नोजिया होगा, ड्राउजीनेस उसके बाद में आएगा, उसके बाद में डिजीनेस होगा, उसके बाद में उसमें हेडेक होगा, सर दर्द होगा, हाइपोटेंशन होगा मतलब ब्लड प्रेशर कम होगा, उसके बाद में डिस्पेनिया होगा मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, और फिर उसमें पेशेंट में कोमा हो आएगा। कोमा के बाद में उसमें कन्वर्जेंस आएंगे, कन्वर्जेंस के बाद में उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। इस तरह से सीक्वेंसली उसमें क्या होंगे,
ये सिम्टम्स आएंगे। ये तो सारी की सारी साइनाइड पॉइजनिंग हो गया, उसका मैकेनिज्म हो गया, उसका सोर्स हो गया, साइनाइड आयन किस तरीके से मिल सकता है। ओके, अब अपन बात करते हैं, यदि हम टाइमली पेशेंट को, गलती से किसी ने साइनाइड ले लिया और टाइमली यदि हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हम हॉस्पिटल ले गए, तो उस पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है वो हम बात करेंगे ट्रीटमेंट में। मींस देखिएगा ट्रीटमेंट क्या होता है इस साइनाइड पॉइजनिंग का। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। पहला हमारा है क्या, और तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं कहूंगा, तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली देंगे तब काम बनेगा। तो पहला है इंजेक्शन देते हैं सोडियम नाइट्राइट का। सोडियम नाइट्राइट का इंजेक्शन देते हैं तो सोडियम नाइट्राइट अंदर जाके क्या करता है, हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है। सोडियम नाइट्राइट इसको क्या करता है, हीमोग्लोबिन के Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है आयरन का, जिसको हम मैथ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्लियर, मैथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस साइनाइड का, जो साइनाइड अभी तक सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ, इसका मतलब वो सीरम साइनाइड कहलाता है। वो सीरम साइनाइड के साथ में ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, साइनाइड कौन से आयन को पकड़ता है, Fe+3 को। तो यहाँ पे हमने Fe+3 अवेलेबल करा दिया साइनाइड, किसको, साइनाइड को, जो अभी सेल के अंदर नहीं पहुंचा, मींस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के पास नहीं पहुंचा। तो क्या करता है ये साइनाइड, इमीडिएटली जैसा कि इसको Fe+3 मिल गया, तो इमीडिएटली क्या करता है, साइन मैथ हीमोग्लोबिन बना देता है। साइन मैथ हीमोग्लोबिन बना दिया, उसकी वजह से जैसे ही साइनाइड ने मैथ हीमोग्लोबिन बनाया, उससे हमें को फायदा क्या हुआ, उससे ये फायदा हुआ क्या, नो एंट्री ऑफ साइनाइड। साइनाइड की सेल में एंट्री नहीं हुई। सेल में, ये नो एंट्री का मतलब सेल में एंट्री नहीं हो पाई, जिससे क्या हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ एंजाइम, उस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का प्रोटेक्शन हो गया, क्योंकि उसको हमने बाहर ही पकड़ लिया। बाहर किसने पकड़ा, मैथ हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया, जिससे साइन मैथ हीमोग्लोबिन बन गया। ओके, इसके बाद में 5 मिनट के बाद में दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। आईवी इन्फ्यूजन देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या करता है, ये करता है, जो यहां साइन मैथ हीमोग्लोबिन बना था, उस साइन मैथ हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है। साइन मैथ कौन करता है, सोडियम थायोसल्फेट इसके साथ रिएक्शन करेगा और हीमोग्लोबिन को फ्री कर देगा। यहाँ पे इसमें हीमोग्लोबिन बना हुआ, हीमोग्लोबिन फ्री कर देगा। यहाँ पे जो साइनाइड, जो यहाँ पे जो आयन है, उस साइनाइड से यहाँ थायोसल्फेट रिएक्शन करेगा और थायोसाइनेट बना देगा। ये थायोसाइनेट नॉन टॉक्सिक होता है, साइनाइड टॉक्सिक होता है, थायोसाइनेट नॉन टॉक्सिक होता, टॉक्सिक नहीं होता, और वो इमीडिएटली यूरिन में फिल्टर होके निकल जाता है, किडनी से फिल्टर होता है और वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह से हमने हीमोग्लोबिन को क्या किया, इसको फ्री कर लिया, जो हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमने थोड़ी देर के लिए हीमोग्लोबिन के आयरन को हमने Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया था, और Fe+3 ने क्या किया, उस साइनाइड को पकड़ लिया, जो अभी तक सेल के अंदर नहीं एंटर हुआ। जैसे सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ तो हमने उसको पकड़ लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दी, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, एक एंजाइम होता है, रोडनेज एंजाइम होता है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और यहाँ पे थायोसाइनेट बन गया और यूरिन में बाहर निकल गया नॉन टॉक्सिक के फॉर्म में। इस ड्यूरेशन पे ये दोनों 5 मिनट के अंतराल में दिया जाता है। थर्ड पॉइंट रहता है, यहाँ पे हमें पेशेंट को हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देनी है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देना, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देना, ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। इस तरह से हमारे पास 3 तरीके हैं जो जिनसे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और सारे के सारे एक साथ ट्रीटमेंट के तौर पे चलते हैं। पहले 5 मिनट पहले सोडियम नाइट्राइट का इंजेक्शन दिया जाता है, दूसरा
सोडियम थायोसल्फेट के साथ का इंजेक्शन दिया जाता है और साथ में ऑक्सीजन, साथ में नाक में लगा के ऑक्सीजन, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन दी जाती है। इस तरह से ये हो गया आपका साइनाइड पॉइजनिंग। जस्ट आई एम रिवाइजिंग द थिंग्स। साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड CN- किसी भी फॉर्म में चला जाए उस साइनाइड की पॉइजनिंग वो हो जाता है। वो मैकेनिज्म क्या करता है? मैकेनिज्म, एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उस एंजाइम को पकड़ता है जिसकी वजह से सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन को रोकता है और डेथ हो जाती है पेशेंट की। इन ट्रीटमेंट में हम दो चीज देते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। साथ में हमें हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देना पड़ता है। ये हो गया आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल। यदि साइनाइड पॉइजनिंग क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइनाइड पॉइजनिंग, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखेंगे सीरीज वाइज, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब सोर्स क्या है साइनाइड का, उसके बाद मैकेनिज्म इसका क्या है साइनाइड का, और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज लिखेंगे। जो मैंने समझाया है आप उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखिएगा ताकि आपको बड़े अच्छे नंबर मिले। और आपको भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि और अच्छे से फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कि डिस्कस एंटीडोट विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड डिस्कस साइनाइड पॉइजनिंग। तो जितना मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया है वो पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तभी अपन को पूरे मार्क्स मिलेंगे। कीप इन माइंड, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं मल्टीपल चॉइस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा साइनाइड पॉइजनिंग के। यहाँ पे एक तो ये सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को पकड़ता है, इस एंजाइम को Fe+3 से बाइंड होता है, ये याद रखना। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन को रोकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और इसका ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए इस तरह से। और दूसरा एक रॉडनेज एंजाइम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ रॉडनेज, जो थायोसाइनेट बनाता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जो यूरिन में बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपके कौन से क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जो जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करेंगे तो उनको भी देखने का मौका मिलेगा और वो भी अपनी तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाएंगे। यहीं पे मैं अगेन आपको धन्यवाद दूंगा। नया वीडियो लेके फिर से मैं आपके सामने पेश होऊंगा और तब तक के लिए धन्यवाद।